मामला सामने आया है। रांची के दशम फॉल थाना क्षेत्र में रोड रेज में कुछ युवकों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। देखिए, घटना के बाद डायल 112 को कॉल किया गया। कॉल के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद युवतियों और कार चालक को वहां से निकाला गया। मामला मंगलवार का बताया जा रहा है और इस मामले का खुलासा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हुआ है। हालांकि पीड़ित पक्ष डरा हुआ है, जिस कारण एफआईआर वो लोग नहीं कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर से हजारीबाग की ओर जा रही एक कार में 3 युवतियां सवार थी। इसी दौरान दशम फॉल थाना क्षेत्र के पास में उनकी कार से सड़क पर चल रही एक कार को जोरदार टक्कर लग गई, जिसके बाद दूसरी कार सवार युवकों ने कार का पीछा किया और उसके बाद गुस्से में आकर के शीशा तोड़ दिया। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ही प्रशासन तक भी ये मामला पहुंचा है। 2 कार की टक्कर के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ है। रोड रेस का ये मामला, लग्जरी कार चालक ने जमकर हंगामा किया। बचाना था ना भैया, बचाए क्यों नहीं भैया? आप लोग बचाए क्यों नहीं? क्यों नहीं बचाए आप लोग? तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। कुछ युवकों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है और इस घटना के बाद डायल 112 को कॉल किया गया। कॉल के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद युवतियों को और कार चालक को वहां से निकाला गया। ये मामला मंगलवार का बताया जा रहा है। मामले का खुलासा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हुआ है। हालांकि देखिए, पीड़ित पक्ष डरा हुआ भी है, जिस कारण से एफआईआर नहीं कर रहे हैं वो लोग। जमशेदपुर से हजारीबाग की ओर जा रही एक कार में 3 युवतियां सवार थीं। इस दौरान दशम फॉल थाना क्षेत्र के पास में उनकी कार से सड़क पर चल रही एक कार को टक्कर लग गई, जिसके बाद दूसरी कार सवार युवकों ने कार का पीछा किया। उसके बाद गुस्से में आकर के शीशा तोड़ दिया और अंदर बैठी युवतियों की आवाज ये सुन पा रहे हैं। वो लोग बचाव बचाव की खूब कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई इस बारे में। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ये पूरा मामला एक बार बताइए कि हुआ क्या था, किसकी गलती थी और उसके बाद अभी प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी, बता दें कि जो कार में युवतियां सवार थी, उस कार से वो जमशेदपुर से हजारीबाग जा रही थी। कुछ मीटिंग था, उसी में शामिल होने के लिए उसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का सवार था, जबकि दूसरी गाड़ी जो थी वो स्कॉर्पियो थी। और जो जानकारी अब तक सामने आई है कि कार से स्कॉर्पियो में टक्कर हुई, जिसके बाद जो कार है वो मौके से फरार होने का प्रयास करने लगी, जिसके बाद युवकों के द्वारा उस गाड़ी को जबरन रोका गया और उसके बाद शीशा जो है वो गाड़ी का तोड़ दिया गया। गाड़ी में लड़कियां भी मौजूद थी, जिस वजह से जो स्थिति थी वो काफी दहशत भरा माहौल उन्हें देखने को मिला। लड़कियों की तरफ से काफी चीखना चिल्लाना भी होता रहा। इस दरमियान पुलिस को डायल 112 पर भी कॉल किया गया। हालांकि समय पर जो 10 मिनट में भी पुलिस की टीम नहीं पहुंची, आधे घंटे का वक्त लग गया, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची, जिसके बाद इन लोगों को बचाया गया। वहीं मौके पे तमाम युवकों को हिरासत में जरूर लिया गया। हालांकि दोनों तरफ से कोई भी लिखित शिकायत नहीं की गई और मामला जो है युवतियों के द्वारा ये भी बताया गया, जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो उनका कहना था कि वो अब इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती। तो कहा जा सकता है फिलहाल इस जो परिस्थितियां थी उसे देखते हुए कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया गया, लेकिन जिस तरह की घटना है वो कई सवाल खड़े करता है कि ये हाईवे क्या सुरक्षित नहीं है? क्या पुलिस जो है उन्हें अगर सूचना दी जाती है तो वो समय पर नहीं पहुंचती? ये तमाम चीजें जो हैं वो सवालों के घेरे में जरूर आती हैं। जी ठीक है ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, अब बात करते हैं आगे खबर गढ़वा से, जहां बैंक की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई है। इसके बाद ग्रामीणों ने शव को बैंक के सामने रख करके धरना प्रदर्शन किया, उन पर कार्रवाई की मांग की। वहीं रात को बैंक के मैनेजर मृतक के घर भी पहुंचे और बात को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो ये लोग बिना कुछ बोले ही वहां से चलते बने। सीएम के संज्ञान में आने के बाद यह मामला प्रशासन
भी हरकत में आया इस मामले को लेकर। यहां पर एसडीएम और एलडीएम ने बैंक पहुंचकर जांच शुरू की है। अधिकारियों ने सभी से बारीकी से जांच की है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जांच के दौरान एसडीएम ने मृतक की पत्नी और बेटे का भी बयान दर्ज किया। परिजनों ने अधिकारियों को बताया कि रतन लकड़ा कई महीने से बीमार था, कई बार बैंक में जाने के बाद भी केवाईसी अपडेट नहीं होने का हवाला दिया। भाई कितना दूर। तो देखिए यहां पर ये गढ़वा का मामला है। बैंक की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई थी। इसके बाद ग्रामीणों ने शव को बैंक के सामने रखकर के धरना प्रदर्शन किया। ये दो तस्वीरें देखिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक बैंक की लापरवाही से जब मरीज की मौत हुई, उसके बाद जब बैंक अधिकारी मृतक के घर पहुंचे मामले को रफा दफा करने के लिए, और उसके बाद ग्रामीणों जब वहां पर पहुंचे और ग्रामीणों ने जब इस बात का विरोध किया तो फिर वहां से अधिकारी को भागना पड़ गया। क्या नाम है उनका जी? मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नंदलाल जी गाड़ी में बैठ गए। बाइक कितना दूर बताइए। कहाँ जाते हैं? भाग रहे हैं यहाँ से पूरा। इतना रात को आप लोग कहाँ आए हैं? बैठिए बैठिए। लाइट क्यों बंद करवाए हैं? काहे लाइट बंद करवाए? और अब रिपोर्ट हम लोग जो है देंगे और दोषी पाए जाएंगे तो इनके जो नियंत्रक पदाधिकारी हैं वो निश्चित रूप से इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। देखिए वो जो डेथ कर गए हैं उनके परिजन से भी मिले हैं। सारा चीज इन्होंने भी विस्तृत रूप से बताया है। साक्ष्य भी कलेक्ट हुआ है, प्लस बैंक वालों से भी बात की गई है। तो इसको हम लोग जो जांच रिपोर्ट है उपायुक्त महोदय को हम लोग आगे भेजेंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे। और खबर धनबाद से, जहां केंदुआडीह क्षेत्र में लगातार हो रहे भूधसान और गैस रिसाव की समस्या को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक की। ये बैठक डीडीएम और एसएसपी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सांसद और विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे। क्षतिग्रस्त सड़क के नीचे वैज्ञानिक तरीके से खुदाई कर वास्तविक, यहां पर बताया जा रहा है कि सड़क के नीचे वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करके वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे और तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही सड़क को दोबारा चालू करने पर अंतिम फैसला लेने का निर्णय लिया गया है। पिछले 6 महीने से बंद धनबाद बोकारो मुख्य सड़क को दोबारा खोलने से पहले अब उसके नीचे वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करके वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा और इसके लिए बीसीसीएल 10 जुलाई तक एसओपी तैयार करेगा। खुदाई के दौरान प्रभावित परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जाएगा और डीजीएमएस, आईआईटी, आईएसएम और सिम्पर और रेस्क्यू टीम की निगरानी में पूरा अभियान चलेगा। फॉलोआउट दिखता है, मेजर गैस लीकेज की संभावना दिखती है, तो फिर जो स्थिति है वो मुझे लगता है कि उसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि जनहित का मुद्दा है, लोगों के लाभ का मुद्दा है। किंतु अगर कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच में हम लोग चल रहे हैं। संभवतः 10 तारीख को हम लोग को एसओपी जो है निर्देश दिए हैं हम लोग की टेक्निकल एजेंसी एसओपी दे दे, ताकि 11, 12, 13 जो भी 2-3 दिन लगेगा मोबिलाइज करने में। झारखंड सरकार राज्य को निवेश, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिल्ली के होटल ताज में 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का आयोजन है, जिसमें देश और विदेश के उद्योगपति, निवेशक, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक मंच पर जुटेंगे। सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम के दौरान कई बड़े औद्योगिक घरानों के साथ साथ एमओयू भी होने की संभावना है। विभागों के समन्वय से यह कंक्लेव किया गया है, जिसमें इंडस्ट्री, आईटी और टूरिज्म है। टूरिज्म को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो टूरिज्म ने अपनी तैयारियां की हैं। दिल्ली के रंगमंच पर झारखंड की झांकियां प्रस्तुत होंगी, झारखंड के वो कलर्स दिखेंगे, हमारा कल्चर दिखेगा, हमारा आर्ट दिखेगा, हमारा टूरिज्म दिखेगा। यह विचार किया है कि झारखंड को हम मानसून स्पॉट के तौर पर, मानसून डेस्टिनेशन के तौर पर पिच करना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड शायद कंट्री का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मानसून में न लैंडस्लाइड होता है, न फ्लड्स आती हैं, और मानसून के दरमियान का झारखंड बड़ा खूबसूरत है। आज से दिल्ली में नेशनल स्टॉक होल्डर कंसल्टेशन हो रही है। 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है और कहीं न कहीं इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, चूंकि पर्यटन को लेकर के यहाँ पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार सरकार अन्य राज्यों और अन्य देशों से यहाँ पर उद्योगपतियों को बुलाने की एक पहल कर रही है। आप देखना यह कि कितना कारगर होता है यहाँ के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। रांची से निरंजन सिंह।
वहीं इस आयोजन को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। कहा है कि मुख्यमंत्री हमेशा बाहर ही रहते हैं। उद्योग को लेकर कभी विदेश यात्रा, कभी दिल्ली, न जाने वो कितनी यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई फलाफल नहीं निकला। हेमंत सोरेन जी हर 3-4 माह में अपने इन्वेस्टमेंट के नाम पे दौरा करते हैं, पूरे परिवार के साथ में सैर सपाटा करने निकलते हैं। अब तक का जितने भी इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट को लेकर दौरा हुआ है, वो स्वीडन हो, स्पेन हो या और भी कई देशों को उन्होंने दौरा किया है। सबसे पहले जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार ने जो इस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर प्लानिंग किया था, उसको श्वेत पत्र जारी करे कि आपने जो दौरा किया था उसको ग्राउंड पर, आप धरातल पर कितना उतार पाए हैं। और जिस तरह से दिल्ली में आज से जो समिट होना है, जो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कंपनियों के साथ में बैठक करना है, यह सिर्फ सरकारी खर्चे का दुरुपयोग है और जमीन पर उतरते हुआ भविष्य में दिखाई नहीं देगा। बात अब एसआईआर की। रांची जिले के तमाम विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर का काम तेजी से हो रहा है। बात हटिया विधानसभा की करें तो यहां देखिए हर बूथ की बीएलओ घूमकर अपने क्षेत्र में डोर टू डोर एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म भरा रही हैं। मतदाताओं भी इस फॉर्म को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। बीएलओ के दरवाजा खटखटाने पर बाकायदा उनका स्वागत भी किया जा रहा है। तो देखिए एसआईआर की पूरी तैयारी है और ऐसे में क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको जरूरी होंगे वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब देखिए वोटर्स जो हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही साथ जो घर में बीएलओ जितने भी लोग पहुंच रहे हैं उनका भी लोग स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र इसमें आपको चाहिए होगा और वन अधिकारी का प्रमाण पत्र इसमें चाहिए। साथ ही साथ और भी कई प्रकार के इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। राजधानी रांची की बात करें तो एसआईआर का काम तेजी से जारी है। हम इस समय हटिया विधानसभा क्षेत्र के वृंदावन नगर में हैं, जहां देख सकते हैं कि बीएलओ जो है घूम घूम कर यानी घर घर जा रही हैं, दरवाजा खटखटा रही हैं, साथ ही एसआईआर का काम कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर अब अगले चरण में है। अगला चरण क्या है उससे सभी लोगों को समझना बेहद जरूरी है। देखिए हमारे साथ बीएलओ हैं। देखिए यहाँ फॉर्म भरा जाए, क्या भरा रही है मैडम आप? जी मैं बीएलओ हूँ, मैं इनका एसआईआर फॉर्म भर रही हूँ, इन्यूमरेशन फॉर्म भर रही हूँ और प्रत्येक मतदाता का इनका क्यू बार से निकाल करके इनका जो दिखाई दे रहा है एसआईआर नंबर, सीरियल नंबर, विधानसभा नंबर दर्ज करते हुए फिर उनसे सिग्नेचर ले करके मैं मकान नॉशनल नंबर दे रही हूँ और अपना सिग्नेचर करके इस प्रकार मैं सभी मतदाता को अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर करके कंप्लीट करके दे रही हूँ। हमारे घर में बीएलओ दीदी आई हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे चुनाव आयोग द्वारा इतने कर्मठ और इतने पंक्चुअल रूप से दीदी हर एक घर पे जाके हर एक बारीकियां जो कमी रह गई हैं उनको पूरा करके और लोगों को जागरूक करके हर एक जो भी डिटेल्स है, नागरिक की डिटेल्स है, हर एक डिटेल्स को दर्ज किया जा रहा है। हाँ, सब कुछ दे रहे हैं। हमारी बीएलओ दीदी बहुत अच्छी है, हर घर में आकर ये कर रही हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मेरा भी हो रहा है, अभी फॉर्म मैंने भरा है। उसे छूटे नहीं, गलत मतदाता जुटे नहीं, फॉर्मूला यही है। और देख सकते हैं कि हटिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वास्तव में एसआईआर का काम तेजी पर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर रांची से, जहां एक महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर पहले असम के रहने वाले ट्रैफिकर दिनेश डोले ने महिला को रिझाया, फिर काम दिलाने के बहाने मुंबई ले गया। महिला को बेहोशी की दवा देकर शारीरिक संबंध बनाया और फिर महिला को देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। मुंबई से दिल्ली ले जाया गया और वहां भी कुछ यही स्थिति रही, जिसके बाद किसी तरीके से भाग करके महिला ने पुलिस को इसकी सूचना दी। दिल्ली पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हुई है। इसके बाद आरोपी 16 महीने जेल में रहा। हालांकि जेल से छूटने के बाद आरोपी ने केस वापस लेने का दबाव बनाया और डरा धमका करके पैसे भी ऐंठे और महिला के नवजात बच्चे को भी बेच करके फरार हो गया। मामले की शिकायत रांची के हिंद पीढ़ी थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक नवजात नहीं मिला है। ट्रैफिकिंग के बाद झारखंड की युवतियों और महिलाओं के साथ क्या कुछ होता है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। खासतौर से आपको बता दें कि झारखंड की युवतियों को काम दिलाने के बहाने से बाहर तो ले जाया जाता है, दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है और फिर वहां उनके साथ गलत कार्य तक किया जाता है। तो इसके साथ ही उन्हें अगर कहा जाए तो वेश्यावृत्ति या फिर कहें देह व्यापार जैसे भी जो गलत धंधे हैं
उन धंधों में भी उन्हें धकेल दिया जाता है। ऐसी ही एक महिला है जो अब ट्रैफिकिंग के शिकार से तो बाहर आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी इनके साथ उत्पीड़न का खेल जो है वो जारी है। जी, किस तरह से आपको ट्रैफिकिंग हुआ, फिर कहाँ ले जाया गया था आपको? हमको बम्बई लेके गया हुआ था, कंपनी में काम दिलाएंगे बोल के, पर उस वहाँ पर ले जाके हमको बंदी बना के रखा हुआ था 3 महीनों तक में। और हम बेहोश भी किया जाता था वहाँ? हाँ, बेहोश हमारे साथ में करते थे। हमारे बच्चे थे, मेरे साथ में एक बच्चा था, लड़का बच्चा, उसको भी मार के फेंक देंगे बोल रहा था, लेकिन मैं कितनों भी मारता था मैं एग्री नहीं होती थी, लेकिन हमारे साथ में बेहोशी करके गलत भी करवाते थे। और अपने शरीर को मैं कैसे नहीं जानूंगी, फिर भी से मैं बहुत डरती थी। इतना ही तक नहीं, बोलते थे कि तुम्हारे बेटी सब है, उन लोग के साथ भी अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो गलत करवाएंगे, तुम्हारे साथ जो चीज हुआ है वही करेंगे बोलते थे। मुंबई से भी कहीं और भी ले जाया गया था? मुंबई से हमको घर पहुंचा रहे बोल के दिल्ली लेके गए हुए थे। कहा जाए तो उनके साथ बेहोश करके गलत किया जाता है, दूसरों के सामने भी इस महिला को परोसा जाता है, और अब इंसाफ की गुहार में महिला दर दर भटक रही है। देखना होगा इसे इंसाफ कब तक मिल पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। हजारीबाग से एक बड़ी खबर है। जिले भर में समकालीन छापेमारी अभियान, पुलिस ने 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला अपराध और पॉक्सो के आरोपी 30 टीमों में 107 पुलिस जवान शामिल। एसपी के निर्देश पर एक साथ कार्रवाई हुई है। फरार अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, पुलिस का ये कहना है, और सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रहेगी। तो देखिए, हजारीबाग से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें कि 30 टीमों में 107 पुलिस जवान शामिल हैं। हजारीबाग का ये मामला है। एसपी के निर्देश पर सख्त कार्रवाई। देखिए, राजधानी रांची में आज पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 ट्रैफिक पुलिस पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। स्थानीय सांसद और रक्षा राज्य मंत्री की निधि से बने इस लैंप पोस्ट की चाबी पंडरा थाना प्रभारी को सौंपी गई है। इसमें एक ट्रैफिक पोस्ट इटकी रोड में झारखंड नर्सरी के पास बना है, जबकि दूसरा ओटीसी ग्राउंड के पास सड़क किनारे बनाया गया है। दोनों पोस्ट उद्घाटन के मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि बारिश और गर्मी के दिनों में महिला पुलिसकर्मियों को यहां पर खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रैफिक पुलिस पोस्ट का निर्माण किया गया है। अब धूप है, लू चल रही है, बारिश है, कहाँ बैठी जाएगी, खाना खाना है, कहाँ खड़ी रहेगी, पॉल्यूशन भी है। तो ये अभी 2 जगह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की है, ताकि यहाँ बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पंखा, मोबाइल चार्जिंग, खाना खाना है, आप यहाँ के खाना खा लिए। तो 2 जगह इसकी शुरुआत की है। हमने ट्रैफिक एसपी को कहा है कि रांची के जहाँ आप कहेंगे, रांची के हर चौराहे पे जहाँ ट्रैफिक कर्मी और पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी लॉ एंड ऑर्डर संभाल सकेंगे, स्वस्थ रहेंगे तभी ड्यूटी कर सके। सचमुच मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे माननीय सांसद महोदय को कि हमेशा एक ऐसे जनप्रिय नेता है जो हर वर्ग को, हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, और खास करके महिलाओं के बारे में जिस तरह से इन्होंने सोच करके आज ये ट्रैफिक पोस्ट का उन्होंने उद्घाटन किया है, सचमुच हम सबों के लिए एक गर्व का क्षण है। और खबर रांची से, जहां मोराबादी स्थित फुटपाथ दुकानदारों ने नगर निगम के खिलाफ हंगामा किया। नगर निगम की टीम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी, जिसका दुकानदारों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। नगर निगम ने करीब 20 से ज्यादा अवैध दुकानों को हटाया। वहीं दुकानदारों ने विरोध करते हुए ये कहा है कि बिना नोटिस ये कार्रवाई की जा रही है। सब्जी विक्रेता ने उचित स्थान की मांग की। इस समय हम कमिश्नर, इस बारे में कोई आदेश लेने का अधिकार ही नहीं है। इस बारे में जो भी अधिकार ले सकता है वो नगर निगम का टाउन वेंडिंग कमेटी ले सकता है। ये बात अलग है कि टाउन वेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष भी कमिश्नर होते हैं, मगर टाउन वेंडिंग कमेटी में बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। टाउन वेंडिंग कमेटी में फुटपाथ दुकानदार के प्रतिनिधि होते हैं, वो पूरी तरीके से फुटपाथ दुकानदारों का संसद है। वहाँ जो फैसला होगा वही सड़क पे लागू होगा। टाउन वेंडिंग कमेटी जब तक आदेश नहीं देगी, किसी भी वेंडर को अपनी जगह से नहीं हटाया जा सकता। ये सारी बातें कानूनी है और मैं आपको इसके सारे सबूत उपलब्ध करा।
खबर रामगढ़ से, जहां 22 हाथियों के झुंड ने गोलावन क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। लेवाटांड में घर का दरवाजा तोड़कर अंदर रखे हुए अनाज खा गए और मकई और सब्जी की फसल को भी खराब कर दिया। साथ ही धान के बिचड़े और आम की बागवानी को भी रौंदकर खराब कर दिया। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की। वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम हाथियों के झुंड पर नजर रखे हुए है। खबर गुमला से, जहां चैनपुर प्रखंड के बिंदोरा पंचायत की बिंदोरा हरिजन टोली आज भी विकास की मुख्यधारा से काफी दूर है। करीब 25 से 30 परिवारों की ये बस्ती आज भी सड़क, पेयजल, आवास और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रही है। सरकार की कई योजनाएं यहां तक पहुंच ही नहीं रही है, जिस कारण से ग्रामीण नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। हरिजन कॉलोनी में बनी अधिकांश सरकारी आवास जर्जर हैं। मकानों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं। छत पर लगी टीन की चादरें टूटकर जगह जगह से फट चुकी हैं। बारिश के दिनों में घरों के अंदर पानी टपकता है। तेज आंधी में छत उड़ने का भी डर बना रहता है। और देखिए, पीने के पानी के लिए इनको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री आवास चाहे अबुआ आवास मन ले भर रहा एको बार कई नो बेर भर के, लेकिन एको बार नहीं मिलेला। तो ई बस्ती में केखो नहीं मिले बस्ती में। कै घर हो बस्ती में? मोटा मोटी 24 घर लगभग हो जा। 24-25 घर है। अबुआ आवास मन तो कहाँ से कमाई खाइस, कैसे जीवन चले? माँ से कर काम करिस तो। खबर गिरिडीह से, जहां बिरनी प्रखंड में मॉडल कॉलेज बिरनी सरकारी उदासीनता की एक बड़ी मिसाल बन गया है। साल 2017 में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस कॉलेज में साल 2022 से नामांकन शुरू हुआ और अब तक करीब 186 छात्र छात्राओं ने यहां पर दाखिला लिया है। लेकिन इस कॉलेज में आज तक एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो सकी है और नतीजतन छात्रों की पढ़ाई ठप हो गई है। उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। कॉलेज में स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, एसी सहित कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उपयोग नहीं होने के कारण ये उपकरण धीरे धीरे खराब भी हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले बिरनी प्रखंड में और बिरनी प्रखंड स्थित मॉडल कॉलेज के पास। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे, ये मॉडल कॉलेज बिरनी है और इसे करोड़ों की लागत से सरकार ने इस बिल्डिंग को बनाया है। और यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण थे, ग्रामीणों की आंदोलन के बाद, लाख मांग के बाद इस बिल्डिंग को करोड़ों की लागत से बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बिल्डिंग में अब तक एक भी शिक्षक की बहाली नहीं हो पाई है। परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो जो एक एजुकेशन सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं वंचित रह जा रहे हैं। हालांकि कि सरकार ने करोड़ों रुपए इतनी महंगे बिल्डिंग बनाया है, हाईटेक क्लास बनाया है, बावजूद यहाँ पर बच्चे का तो एडमिशन कराया गया है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। ये तस्वीरें देखिए, क्लासरूम का है, क्लासरूम नंबर 1 का है। और ये क्लास के अंदर की तस्वीरें देखिए, प्रोजेक्टर है, हाईटेक क्लासरूम है, अच्छे जो मेज लगे हुए हैं। प्रोजेक्टर की ओर देखिए आप, सारा इसी तरह डिफंक्ट पड़ा हुआ है और करोड़ों की लागत से जो बना है उसका उपयोग शिक्षा व्यवस्था में नहीं हो पा रहा है। टोटल 186 है, 2022 सेशन से एडमिशन स्टार्ट है। हाँ। 2025 सेशन तक है 186। तो 186 बच्चों में कितना शिक्षक है यहाँ पे? ये 0, कोई भी नहीं है, कुछ भी। तो पढ़ाई लिखाई कैसे होता है? पढ़ाई लिखाई बोलते हैं क्या, अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रही यहाँ पे। हाँ, बाहर से ही लोग अपने घर से ही तैयारी करें स्टूडेंट। एग्जाम वगैरह? एग्जाम इंटरनल प्रिंसिपल से कंडक्ट करवाते हैं। अच्छा, कौन सा यहाँ पे पढ़ाई होता है, कोर्स होता है? आपका साइंस का होता है, कॉमर्स का होता है, आर्ट्स का होता है। बीसीए भी है, बीसीए इस बार से बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया ना? तो प्रयास भी किया, 2-3 बार वीसी से भी मिले। ये कॉलेज है, ये विनोबा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ये कॉलेज। हमने 2 बार वीसी से मिला, इससे पहले जो वीसी थे उनसे भी मिले। अभी जो रिसेंट में आए उनसे भी बात की है, तो उनका कहना है कि सर प्रोसेस में है और अभी से हमको लग रहा है कि 4 साल से प्रोसेस में ही है। यहाँ पे फर्जी तरीके से डिग्री बांटने का ही जो प्रोसेस होता है वो तैयार किया गया। अब 186 स्टूडेंट है, एक भी टीचर नहीं है, तो स्टूडेंट पढ़ के क्या एग्जाम देगा, क्या लिखेगा? अभी तो कुछ दिन पहले बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी फोन किए थे कि भैया हम लोग यहाँ टीचर ही नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग प्रमोट भी कर रहे हैं। तो इसका जवाबदेही कौन रहेगा? हम रहेंगे कि कॉलेज में हम लोग एडमिशन लिए हैं वो? तो उन लोगों को कहना था कि हम लोग दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हम लोग करवा ले रहे हैं, लेकिन मेरे ही कहने पे हम लोग अभी भी रुका हुआ है कॉलेज में। हाँ। क्या स्थिति बनी हुई है बिरनी प्रखंड का, जहाँ के पे स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं शिक्षक की मांग कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को भी ये मामले को उठाना चाहिए प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।